नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आपने महान सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा होगा। वो महान सम्राट जिन्होंने अपनी शक्ति के चरम पे जाके, आप शक्ति के चरम का मतलब है जिस राजा की सीमा ऊपर अफगानिस्तान से लेकर नीचे कर्नाटका तक, इधर गुजरात से लेकर उधर बंगाल बिहार तक फैली हुई थी, उसने युद्ध की नीति का त्याग करने का निश्चय किया। वो चाहते तो अफगानिस्तान के आगे भी विश्व विजय कर सकते थे। और उस दौर में जहाँ पे राजा के लिए ये नियम था और राजा वही अच्छा माना जाता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र विस्तार करे। उस महान सम्राट ने उस साम्राज्यवादी आदर्श में खड़े होने के बाद भी कहा कि आज के बाद युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने युद्ध की नीति का त्याग किया। उन्होंने अपनी तलवार को अपनी मयान में वापस रख लिया। उन्होंने युद्ध की नीति को छोड़ दिया और इसीलिए इतिहास के पन्नों में उन्हें महान कहा जाता है, महान सम्राट अशोक। और अशोक की महानता का एहसास तब यूरोप को तब और हुआ जब यूरोप ने दो विश्व युद्ध लड़े। आप जानते हो कि इंग्लैंड की अगर बात करेंगे तो इंग्लैंड ने पहला विश्व युद्ध लड़ा और दूसरा विश्व युद्ध लड़ा। और जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, वो क्षेत्र विस्तार के लिए तो हुआ था, कॉलोनी पे कब्जा करने के लिए तो हुआ था। तो कॉलोनी पे कब्जा करने के लिए लोगों को मौत के मुंह में जो है दुनिया को ढकेल दिया इंग्लैंड ने और पूरे यूरोप ने। और वही महान सम्राट जो है अपनी शक्ति के चरम पे जाके कहते हैं कि हमें और क्षेत्र विस्तार नहीं करना है, हमें जो लोग हमारे देश में हैं उनको जीने का एक मौका देना है। महान सम्राट ने कहा कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट अदर लिव। बात समझ में आ रही है। और वही महान सम्राट ने अपने पूरे साम्राज्य में शांति को फैलाने के लिए, एक पीस मेंटेन करने के लिए धर्म संबंधी विचार दिए, नैतिकता संबंधी विचार दिए, जहां उन्होंने कहा कि आप नैतिकता का पालन कीजिए। नैतिकता का मतलब होता है दया, दान, करुणा। बड़ों से सम्मान से बात कीजिए, छोटों से प्रेम से बात कीजिए, किसी का हिस्सा मत मारिए। कहने का मतलब है कि जीवन में करने योग्य कार्य कीजिए और नहीं करने योग्य कार्य मत कीजिए। इस तरह के महान आदर्शों से प्रेरित थे हमारे महान सम्राट। और महान सम्राट ने इन विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया। उन्होंने पत्थरों के ऊपर अपने मैसेज को लिखवाया और अपने मैसेज को लिखवाने के बाद में उसको साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में रखवा दिया। कहते हैं ना, महान सम्राट अशोक ने अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया, शिलालेखों का इस्तेमाल किया। शिला का मतलब होता है चट्टान, और चूंकि चट्टान पर लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, लेख, तो नाम है शिलालेख। तो महान सम्राट ने अपने मैसेज को लोगों तक कन्वे करने के लिए, अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं शिलालेख या फिर अभिलेख कहते हैं। कभी चर्चा करेंगे अभिलेख, शिलालेख, ताम्रलिपि अभिलेख, गुफा लेख, है ना, या लौह स्तंभ अभिलेख, इसमें क्या अंतर होता है, कभी इस पे एक अलग क्लास लिया जाएगा। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो महान सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं, उनके जो पिलर्स हैं, उनकी खास विशेषता क्या है। अगर आप पढ़ोगे महान सम्राट अशोक के पिलर्स को, तो उनके जो पिलर्स की जो खास विशेषता है, उनके पिलर्स की जो खास विशेषता है, वो विशेषता क्या है। देखो, विशेषता ये है कि अगर आप देखोगे कि अशोक मौर्य के जो पिलर है वो किसी बेस पर नहीं बने हैं। अगर आप मेंस में तैयारी कर रही हो तो मेंस में अशोक मौर्य के पिलर के फीचर्स पूछ सकता है। मेरी बात को समझिएगा, अगर आप मेंस की तैयारी कर रही हो तो मेंस में आपसे क्या पूछेगा, मेंस में आपसे यही पूछेगा ना कि अशोक मौर्य के जो पिलर्स हैं उनकी विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए उनमें दिए हुए मैसेज को आप बताइए। आ सकता है तो उनके विशेषताओं को बताना है। अब विशेषता में क्या बताओगे, विशेषता में ये बताओगे कि पहली बात जो है, अशोक मौर्य के जो पिलर रखे हुए हैं वो किसी बेस पर नहीं है, उसके नीचे कोई आधार नहीं है, वो सीधे के सीधे ज़मीन पर रखे हुए हैं। वो सीधे के सीधे कहाँ रखे हुए हैं, ज़मीन पर रखे हुए हैं। और ना केवल ज़मीन पर रखे हुए हैं, बल्कि अगर आप देखोगे कि जैसे ये पत्थर है, ये जो पत्थर है वो ऐसा है, आप देखोगे कि देखो लकीर तो सही नहीं खींची, बट ठीक है आप मान के चलो, आप देखोगे कि जो पिलर बना हुआ है वो किसी बेस पर नहीं है। और नीचे से क्या है, वो नीचे से जो है वो चौड़ा है, नीचे से क्या है वो चौड़ा है, और ऊपर जाते हुए क्या हो गया है, ऊपर जाते हुए पतला हो गया है। बात समझ में आ रही है। दूसरी विशेषता क्या है कि नीचे की ओर चौड़ा है, ऊपर जाते जाते हल्का हल्का पतला हुआ है। इसे कहते हैं
टेम्परिंग। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेम्परिंग। ध्यान रखिएगा, टेम्परिंग बोलते हैं इसको। टेम्परिंग का मतलब होता है जहाँ पे उसमें हल्की हल्की कमी आना शुरू हो जाती है ऊपर की ओर जाते समय। और ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया था ताकि बैलेंस को मेंटेन किया जा सके, क्योंकि अशोक मौर्य के पिलर कोई 10-12 मीटर के ऊंचे नहीं हैं, 70-70 मीटर हैं, 50-50 मीटर हैं। ऊपर ऐसे देखना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है? इतने ऊंचे अगर पिलर बने हुए हैं तो उस पिलर को लंबे समय तक टिकने के लिए आपको इस तरह के मेथड को अपनाना पड़ेगा। और आप देखोगे कि एक और ख़ास बात देखोगे कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो है पिलर है वो एक ही पत्थर से बना है, वो एक ही पत्थर से बना है। बात समझ में आ रही है? अगर एक ही पत्थर से बना है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनोलिथिक कहते हैं, मोनोलिथिक कहते हैं या फिर एकाश्म कहते हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि पहली बात, अशोक मौर्य के जो पिलर हैं वो किसी बेस पर नहीं बने हैं। दूसरी बात यह है कि नीचे की ओर पत्थर थोड़ा सा चौड़ा है और ऊपर जाते समय वो थोड़ा सा पतला हो गया। तीसरी बात यह है कि अगर पत्थर की बात करोगे तो पत्थर जो है ऐसा क्यों किया गया था? ताकि पत्थर के अंदर या पिलर के अंदर बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। चौथी बात, ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी चट्टान है बहुत ही जो है एक ही पत्थर से बनी है। तो जो अशोक मौर्य के जो पिलर हैं वो मोनोलिथिक हैं। मोनोलिथिक मतलब होता है एकाश्म बने हुए हैं। एक बड़े से पत्थर पे पत्थर का निर्माण किया गया है, पिलर का निर्माण किया गया है। तीसरी बात, अगर आप पिलर के यहाँ पर देखोगे, है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे उल्टा कमल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? उल्टा कमल रखा हुआ है। उल्टा क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जो पंखुड़ियाँ हैं ना, कहते हैं कि पंखुड़ियों के ऊपर कोई जानवर रखा नहीं जाता, इसलिए उल्टा कमल रखा हुआ है। और उस उल्टे कमल के ऊपर एक चौकी रखी है। क्या रखी है? चौकी रखी है, चौकी रखी है। और उस चौकी के ऊपर आप देखोगे आपको अलग अलग जानवर का निर्माण देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे आप रामपुरवा में चले जाओगे, बिहार में जगह का नाम है रामपुरवा, चंपारण के पास पड़ता है। रामपुरवा में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक बैल बना मिलेगा। उत्तर प्रदेश में चले जाओगे, जगह का नाम है संकीचा, तो यहाँ पर आपको पिलर के ऊपर क्या मिलेगा? हाथी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप देखोगे अशोक मौर्य के अभिलेखों को पढ़ोगे तो अशोक मौर्य के जो अभिलेख हैं वो पहली बात किसी बेस पर नहीं बने हैं। दूसरी बात यह है कि वो नीचे से चौड़ा है, ऊपर से पतला है। उसके बाद में जो पत्थर है वो बैलेंस करने के लिए ऐसा किया गया था। चौथा, वो एक पत्थर बना हुआ है। पांचवी बात है, ऊपर जो है वो कमल का फूल है, बट कमल का जो फूल है वो उल्टा रखा हुआ है। वो कैसा रखा हुआ है? उल्टा रखा हुआ है। उसके बाद में उस पर जानवर को रखने के लिए क्या रखी गई है? चौकी रखी गई है। और जो चौकी के ऊपर जानवर का निर्माण किया गया है उसमें एक प्रकार के जानवर नहीं हैं, उसमें कई प्रकार के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। कई प्रकार के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। क्या ये मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया? क्या अशोक मौर्य की इन विशेषताओं को परिभाषित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? एक अंतिम मुद्दा, अशोक मौर्य के जो अभिलेख हैं उस पर क्या क्या बना हुआ है? उस पर बना हुआ है हाथी, उस पर बना हुआ है घोड़ा, उस पर बना हुआ है शेर। प्रथम दृष्टया का मतलब होता है पहली बार देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, पहली बार देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे जो जानवर हैं इनका संबंध किसके साथ में है? बुद्धिज़्म के साथ में है। पर अगर आप गहराई में उतर के जाके देखोगे तो इन जो जानवर हैं इनका संबंध जो है वो केवल बुद्धिज़्म के साथ में नहीं है, जैनिज़्म के साथ भी तो है और वैदिक धर्म के साथ भी तो है कि नहीं है? क्योंकि अशोक मौर्य का उद्देश्य बौद्ध धर्म को केवल प्रभावित नहीं करना था, अपने पूरे साम्राज्य को चलाना था। और उनके साम्राज्य में कोई एक धर्म का व्यक्ति नहीं था, उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के लोग थे। तो उन अलग अलग धर्मों के बीच में जब तक उन धर्मों के बीच में समन्वय और समन्वय के साथ में सहिष्णुता नहीं होगी,
धर्मों के बीच में अगर समन्वय और सहिष्णुता नहीं होगी तो किसी भी साम्राज्य को लंबे समय तक शांतिपूर्वक चलाया नहीं जा सकता। इस बात में महान सम्राट विश्वास करते थे। अब आप मुझे दोस्तों बताओ, मैंने आपको पिछले 10 मिनट में जो बातें बताई हैं, क्या उन 10 मिनट में आप वीडियो देखकर मेंस का आंसर नहीं लिख सकते हो? क्या मौर्य साम्राज्य की जो मौर्यों के जो अभिलेख हैं, स्पेशली अशोक मौर्य के जो अभिलेख हैं, क्या उनकी विशेषताओं को परिभाषित करते हुए उनके साम्राज्य की जो नीतियां हैं, अपने साम्राज्य को चलाने को लेकर धार्मिक नीतियां, क्या उनको परिभाषित नहीं कर सकते हो? क्या अशोक मौर्य के अभिलेखों की विशेषताओं को बताते हुए अगर उनकी धार्मिक नीतियां आती हैं, कि अशोक मौर्य के अभिलेखों को परिभाषित करते हुए उसकी धार्मिक नीतियों को बताइए, तो क्या इस पर आपके पास में मौका नहीं है कि 200 शब्द आसानी से लिख पाओ? इसमें कौन सा फैक्ट याद करना है? आप मुझे बता दो, कोई फैक्ट याद करना हो। कोई फैक्ट नहीं याद करना है। पिलर पे बना है, क्यों बना है, और अगर एक बड़े से पत्थर को जो कि 50-60 मीटर ऊंचा है, अगर इतना ऊंचा अगर पत्थर बना पा रहे हैं, इसका मतलब कलात्मक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान बहुत आगे चला गया था। कलात्मक दृष्टिकोण से बहुत आगे हो गया था। पत्थर की कटाई करने में हिंदुस्तान बहुत आगे चला गया था। अगर पत्थर की कटाई करने में हिंदुस्तान इतना आगे नहीं गया होता तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन आपको देखने को नहीं मिलता। देखिए, जो कि प्रीलिम्स हो गया है, तो प्रीलिम्स होने के बाद में जो मेंस का अप्रोच होता है कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है टॉपिक के अनुसार। कोई फैक्ट होना लिखना है। जो फैक्ट होता है वो मेंस में हमेशा सपोर्टिव होता है। प्रीलिम्स में जो फैक्ट होता है वो प्राइमरी होता है, मतलब मुख्य भूमिका में होता है। लेकिन मेंस में जो आपका फैक्ट्स होते हैं वो केवल सहायक होते हैं। मुख्य होता है उसके पीछे की विचारधारा। तो मेंस जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो कृपया करके उसके पीछे की विचारधारा को समझने का प्रयास कीजिए, और उस विचारधारा को समझाने के लिए अगर कहीं पर आपको तथ्यात्मक जानकारी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी पड़े, दीजिए। आशा करता हूं कि आपको कम से कम ये टॉपिक समझ में आया होगा, और प्रीलिम्स और मेंस की भूमिका किन किन मायनों में अलग है वो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ये मेरा प्रयास रहा है। और उत्कर्ष फैमिली आपके लिए इसी बात को ध्यान में रखकर हम लोग, पहली बात तो ये है कि नए साल के उपलक्ष्य में 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक आपके पास में यूपी पीसीएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं सब पे ऑफ है। क्या क्या ऑफ़र मिलेगा? 90% तक डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग प्राइम कोर्स लेंगे उनको 10% एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट मिलेगा, और कोर्स की जो वैधता बढ़ाने पर आपको 10% तक की एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके साथ आप देखोगे बहुत सारे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस का एक फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। ये शुरू हो रहा है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। जैसे क्लासरूम होता है तो क्लासरूम से शुरू हो रहा है ये आपका कोर्स। और ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्टैंडर्ड फीस है वो 10,000 रुपये है, और जो प्राइम फीस है वो 18,500 रुपये है। और ये ऑफ़र जो मिलेगा वो 28 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक मिलेगा। ठीक है, आप इसके बीच में ले सकते हैं। उसके बाद में इसके अंदर आपको 1400 घंटों से ज़्यादा की क्लासेस मिलेंगी। 4 से 5 घंटा डेली आपकी क्लासेस चलेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित हो सकती हैं। मुझे लगता है कि 2 टीचर्स की क्लासेस चलेंगी। आपके मासिक टेस्ट होंगे और बहुत सारी विशेषताएं आपको इसके अंदर मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप जाओगे यूपी पीसीएस के फाउंडेशन बैच में, ये अर्जुन बैच जो चलेगा आपका 4.0, ठीक है। इसका जो क्लास है ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। स्टैंडर्ड फीस होगी 5,000 रुपये, प्राइम फीस है 12,500 रुपये। ये बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। प्यारे दोस्तों, इसमें भी 1400 घंटे की क्लासेस मिलेंगी। आधुनिक पैनल बोर्ड पर अनुभवी व विख्यात शिक्षक विषय आपको विशेषज्ञ द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे जनरल स्टडीज़ का, समान अध्ययन का एक बैच चल रहा है, पर ये इंग्लिश मीडियम का है। इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे तो ये भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम से ही होगा, मतलब क्लासरूम से क्लास चलाया जाएगा। और इसकी जो ऑफ़र प्राइस है वो इस समय मिल रहा है आपको करीबन 10,000 रुपये। ठीक है, जो 60,000 थी उसकी 10,000 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके अलावा इसमें 1200 घंटों की क्लासेस हैं, लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं भी आपको प्रोवाइड होंगी, और बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि यूपी पीसीएस मेंस का
आंसर राइटिंग बैच शुरू हो रहा है, ये भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। अब देखो, लाइव फ्रॉम क्लासरूम का मतलब ये है कि जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा वही आपके क्लास में चला जाएगा ऑनलाइन में, उसे कहते हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम। 6 जनवरी से लेकर शुरू हो रहा है ये बैच। इसका जो ऑफर प्राइस है करीबन 5,500 रुपये है। ठीक है, इसमें बहुत सारी विशेषताएं आपको दी गई हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि एक यूपीपीसीएस का मेंस का बैच शुरू हो रहा है। ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, ये स्टूडियो से लाइव चलेगा। ठीक है, इसमें ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती, केवल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। 6 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसकी जो फीस है वो करीबन 3200 रुपये है। आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो और ये बैच आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे उत्कर्ष आपको प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो किसी भी स्तर पे रुके ना और बढ़िया तरीके से चलती रहे। दूसरी बात है, यूपीपीसीएस मेंस का 2024 का बैच है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी। ये बैच ऐसा है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, और टेस्ट सीरीज़ की बात करोगे इसमें करीबन आपको 16 टेस्ट मिलेंगे। और 16 टेस्ट की बात करोगे प्राइस कितना है, इसका प्राइस जो है वो 3,000 रुपये है। फीचर्स क्या है कि जितना भी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, मतलब है कि विख्यात पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो पहले आई हैं उसको भी समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद में देखिएगा कि यूपीपीसीएस का आरओ का एक फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। इसकी जो फीस रखी गई है वो 3,000 रुपये रखी गई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यूपीपीसीएस और यूपीएससी का फाउंडेशन मेगा बैच है। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच होगा, ध्यान रखिएगा। इसका जो ऑफर प्राइस है करीबन 9,000 रुपये है। मतलब आपको कोई भी जो कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो बहुत महंगा नहीं है, आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे, ताकि स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है किसी भी स्तर पे रुके ना और मजबूती से वो चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, बात समझ में आ रही भैया? उसके अलावा यूपीपीसीएस का और यूपीएससी का प्रीलिम्स का मेगा बैच है। ये भी आपका लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे। इसकी 5,000 फीस है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके सामने अलग अलग बैचेस हैं। ठीक है, तो उत्कर्ष आपको अलग अलग मौका देता है कि आप जिस एग्ज़ाम में यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स है, मेंस है, या यूपीएससी का कोई बैच है, ठीक है, जो यूपीसीएस के साथ चलाया जाएगा, या आरओ का बैच है, आप या मेंस की टेस्ट सीरीज़ है, आप इन बैचेस के माध्यम से अपनी तैयारी को आप घर बैठ के भी या हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी आके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन सेंटर में कंफर्टेबल हो तो आप ऑफलाइन में भी आके पढ़ सकते हो, और ऑनलाइन में अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, जीवन में सफलता पाने की भरपूर कोशिश कीजिए, प्रयास सबसे बेस्ट कीजिएगा। रिज़ल्ट होता है कि कभी कभी हमारे पक्ष में तत्काल में नहीं आता है। आप हज़ारों प्रयास करते हो परंतु हज़ारों प्रयास करने के बावजूद भी तत्काल में आपके प्रति परिणाम नहीं आता है। पर आप निरंतर लगे रहोगे ना, तुम निरंतर जब लगे रहोगे तो परिवर्तन तो दिखेगा, और एक समय इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा कि आप जीवन में जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच जाओगे। फिर लोग कहेंगे कि देखो ये जो बच्चा है रातों रात जो है सेलेक्ट हो गया। तो वो छोड़ दो, रातों रात सेलेक्ट होगा, कई हार आपको झेलनी पड़ेगी उस सफलता तक पहुंचने के लिए। और मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो असफलता शब्द होता है ना, उस असफलता में जो पहले एक आ लिखा रहता है ना, उस आ को मिटाने में समय लगता है दोस्तों। जब वो आ मिट जाता है ना तो सफलता मिलती है, लेकिन उस आ को मिटाने में लोगों का जीवन बीत जाता है। तो आपका जीवन ना बीते, इसीलिए हम लोग जो हैं अपने पूरे ज्ञान को, अपने पूरे अनुभव को, हम सारे टीचर्स, मैनेजमेंट, ये पूरी टीम, बैक हैंड टीम आपके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए लगी रहती है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।